नमस्कार, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। चलिए डिस्कस करते हैं आज के उन दो टॉपिक्स को सवालों के ज़रिए। हम आपको रोज़ बेहतरीन दो सवाल देते हैं, आपको इसका आंसर लिखना होता है, हमारे ग्रुप में इसको सबमिट करना होता है। ग्रुप का नाम है प्रेप आईएएस पीयर एवेल्युएशन। आप टेलीग्राम पर जाएंगे, इसको सर्च करेंगे, आपको इसकी आईडी मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपने आंसर जो है ना उसको सबमिट कीजिएगा, हम लोग आपके आंसर्स को रिव्यू करेंगे। डेली आपको सुबह में 11 बजे जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में, और आपको रात में 9 बजे आपकी क्लास मिल जाया करेगी। सवाल हमारा पहला है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच संविधान एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। संविधान में 7th शेड्यूल है, 7वां, ठीक है ना। वहाँ पर 3 लिस्ट बनाया गया है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो यूनियन लिस्ट पर और कंकरेंट लिस्ट दोनों पर लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाने का अधिकार राज्यों को है, मगर संविधान में ऐसे 5 केसेस दिए गए हैं, 5 कंडीशन दिए गए हैं, जिन कंडीशन में पार्लियामेंट इस स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकता है। उसी एक्सेप्शनल केस के बारे में यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इंट्रो में क्या लिखेंगे आप? मैंने भी जो बोला ना यही वाला आप इंट्रो में लिखेंगे। 7वां अनुच्छेद है, उसमें 3 लिस्ट है, 2 पर लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, 3rd पर नहीं है। मगर एक्सेप्शनल केसेस में 3rd लिस्ट पर भी, स्टेट लिस्ट पर भी उसको लॉ बनाने का पावर मिल जाता है। इन 5 केसेस में आप उन केसेस को लिस्ट कर देंगे, फिर आखिर में कंक्लूड कर देंगे कि पार्लियामेंट को जो डिवीजन ऑफ पावर है इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाएं मगर राज्यों से कंसल्ट करके। तो एक पॉजिटिव सेंस पर, एक रिकमेंडेशन के सेंस पर अपना आंसर कंक्लूड करेंगे। क्लियर बात है? क्या लिखना है, कैसे लिखना है, समझ गए? चलो आंसर देखते हैं कैसे चीज़ें लिखी जाती हैं। संविधान हमारे देश में एक फेडरल सिस्टम प्रोवाइड करता है, मतलब कि यूनियन और स्टेट दोनों संविधान के द्वारा बनाया गया है, दोनों को संविधान के द्वारा पावर मिलता है। क्लियर बात? संविधान पार्लियामेंट को लॉ बनाने का राइट प्रदान करता है, देता है उसको स्टेट लिस्ट पर भी। इन केसेस में जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे, राज्यसभा 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर वो पास करते हैं रेजोल्यूशन, वो बोलते हैं कि राष्ट्रहित में, नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तो पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बनाने का पावर मिल जाएगा, ठीक है। मगर ये बात ये है कि पार्लियामेंट का तो पावर मिल गया, राज्य का पावर खत्म नहीं हो जाएगा, राज्य का पावर भी मौजूद रहेगा। राज्य भी अपने विषय पर लॉ बना सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं। क्लियर है? मगर केंद्र ने भी लॉ बना दिया, राज्य ने भी लॉ बना दिया और दोनों भिड़ गया, तो क्या होगा? इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी सेंटर लॉ विल प्रिवेल। पार्लियामेंट का जो लॉ है ना वही चलेगा। क्लियर बात? तो पहला केस तो ये था। अगर आपने आंसर में केवल इतना ही लिखा होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, अगर आपने ये नहीं लिखा होता तो दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है ना। चलो अगला केस हमारा है इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के समय में पार्लियामेंट के पास सभी विषय पर लॉ बनाने का पावर आ जाता है। जब भी देश में इमरजेंसी लगती है तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है ना, ये यूनिटरी सिस्टम में बदल जाता है बिना किसी संवैधानिक अमेंडमेंट के। बात क्लियर है? इमरजेंसी के दौरान पूरा का पूरा जो पावर है ना वो यूनियन के अंदर चला जाता है, केंद्र के पास चला जाता है। क्लियर बात है? तो पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है, मगर पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया गया है ना बाबू, वो इमरजेंसी हटने के 6 महीने बाद सीज हो जाएगा, अपने आप लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? इमरजेंसी के दौरान भी राज्य, स्टेट अपने सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है, उसे किसी ने रोका नहीं है। पार्लियामेंट को एक्स्ट्रा पावर मिल गया है बनाने का, मगर स्टेट अब भी लॉ बना सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दूसरा केस था, दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन ये है, जब 2 राज्य आपस में मिलकर के पार्लियामेंट को बोले कि हम हैं राम श्याम, हमारे लिए लॉ बना दो। क्या करेगा? अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट आपस में मिल करके पार्लियामेंट से गुहार लगाए, रेजोल्यूशन पास करे कि इस विषय पर लॉ बनाओ, किस विषय पर? इस विषय पर, जो विषय उन्होंने बोला है, तो उस मैटर पर लॉ बनाने का जो राइट है वो पार्लियामेंट को मिल जाएगा। और पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा ना वो केवल राम और श्याम पर ही अप्लाई होगा।
जिन स्टेट ने मिल करके गुहार लगाई थी केवल उसी पर अप्लाई होगा, याद रखना। तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन ये है कि इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटी, कन्वेंशन, एग्रीमेंट, किसी भी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए हमारे पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है, ठीक है। मगर इस विषय पर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है, सरकारी कमेटी ने, पूछे कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि स्टेट से एक बार पूछ तो लो, उनको कॉन्फिडेंस में तो ले लो, समझ के बाद कि हम लॉ बनाने जा रहे हैं, कुछ कहना है आपको, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये चौथी कंडीशन है। पांचवी कंडीशन ये है कि अगर राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हो, अगर किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो प्रेसिडेंट बोल सकता है कि इस स्टेट के लिए पार्लियामेंट लॉ बना दे, तो पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बनाने का पावर आ जाएगा। बात चकाचक। तो ये आपका पांचवा कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन है, ये 5 केसेस हैं जहां पर हमारे पार्लियामेंट को लॉ बनाने का पावर आ जाता है, ठीक है। अब चलो तुम्हारे आंसर्स को देखते हैं, तुमने कैसे आंसर लिखे हैं वो हम देखते हैं। चलो, तुमने आंसर सबमिट किया है ढेर सारा। ये आंसर है रिंकी का, रिंकी ने आंसर लिखा है पार्लियामेंट वाला, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉ, कनकरेंट लिस्ट, बोथ सेंट्रल ने कुछ, ठीक है तुम्हारा। मगर इंट्रो में ही डायग्राम मत बनाया करो, इंट्रो में ही डायग्राम मत बनाया करो, पहले एक लाइन इंट्रो में लिख दिया करो, उसके बाद डायग्राम बनाया करो, समझ के बाद। ये मत करना कि इंट्रो में ही डायग्राम बना दिया हमने, चाहे बॉक्स बना दिया हमने, ठीक है ना। केसेस अंडर विच कंडीशन पावर एम्पावर द पार्लियामेंट, आर्टिकल 352, 356, 360, 249, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या हुआ? नहीं, ये कहाँ बताया मैंने, ठीक है। पावर टू पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट इन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। इमरजेंसी वाला, ये वाला हटा दो। आर्टिकल 252 टू लेजिस्लेट टू और मोर स्टेट बाय कंसेंट एंड एडॉप्शन, थोड़ा सा और बढ़िया से लिखते हैं इसको, लगता है तुमने केवल आर्टिकल लिस्ट कर दिया है, ऐसे थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे इसको। चलो, ये फंडामेंटल ड्यूटी वाला है, इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा ड्यूटी वाले को। हाँ, ये वाला आंसर देखते हैं, ये आंसर किसका है? शिवानी का। एक बात और, जब भी आप लोग अपने आंसर को भेजें ना तो उसको ढंग से क्रॉप किया करो, ऐसा क्रॉप किया करो कि तुम्हारा केवल आंसर उस इमेज में रहे। क्रॉप करना आता है ना? अरे यार, तुम लोग ये सब ऐप यूज़ कर करके मुँह चमका लेते हो अपना सेल्फी लेकर के, और इमेज तो क्रॉप कर ही लेते होगे, कर लेना उसको ढंग से, ठीक है ना। फिर चेक करते हैं इसको, देखो थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखता है ना इमेज में। चलो, तुमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है अभी, ये कैजुअल आंसर है, मेहनत करो उसमें, ठीक है। टुडेज आंसर राइटिंग, संविधान में मौलिक कर्तव्य महत्व किसने, अच्छा कर्तव्य वाला है, चेक देखते हैं इसको अभी, समस्याएं क्या है, समाधान क्या है। पंचायत वाला आंसर है, ठीक है। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, ये वाला, ये डेली आंसर लिखता है रंजीत जो है ना, ये डेली आंसर लिखता है, इसका डेली आंसर देखता हूँ, बस मैं चेक नहीं करता क्योंकि इसके आंसर में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है अभी। रंजीत, तुम जो दूसरों का आंसर है ना वो देखो और सीखो कि कैसे आंसर लिखा जाता है, थोड़ा सा और इम्प्रूव करो, ठीक है ना। तुम्हें बहुत सुधार की जरूरत है अभी, आ जाएगा, लिखते रहो बस, तुम्हारे से मैं डेली देखता हूँ। चलो, ये किसका आंसर है जी? ये आंसर है समृद्धि का। ये फॉर्मूला ड्यूटी वाला है, अच्छा देखते हैं इसको, ठीक है। ये आंसर है रेणु अग्रवाल का। संविधान की संघीय व्यवस्था होने के कारण विषयों को किया गया है संघ सूची, देखो डायग्राम इसने बनाया है बढ़िया, तो डायग्राम का जो जहां पर तुमको मौका मिले एकदम डाल दो, मगर वही मैंने कहा कि डायग्राम शुरू मत डालना, जैसे कि पहले इसने यहाँ पर एक लाइन लिख दिया है उसके बाद डायग्राम इसने डाला है, ये बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो जो लोग हिंदी माध्यम के हैं वो देखिए कि कैसे आंसर लिखा जाता है, हर व्यक्ति सब सीख सकते हैं कुछ ना कुछ। केंद्र व राज्य के बीच संबंधों को प्रासंगिक विधायक का, इसका जरूरत नहीं था तुम्हारा, ये जो लाइन है ना ये वाला, इसका जरूरत नहीं था तुम्हारा। 5 ऐसी असाधारण परिस्थितियां हैं, हाँ यहाँ से ठीक है आंसर, मतलब ये डायग्राम के बाद सीधे तुम स्थितियों पर आ जाओ, जो 5 स्थितियां हैं ना उसको मेंशन करो, फिर आपस में आंसर कंक्लूड कर दो, ठीक है। चलो, अब देखते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल हमारा है मौलिक कर्तव्य पर, इसका महत्व पूछ रहा है, इसका लिमिटेशन पूछ रहा है। तो करेंगे क्या, आप इंट्रो में बताएंगे कि मौलिक कर्तव्य होता क्या है, बॉडी में बताएंगे कि इसका महत्व क्या है और इसका लिमिटेशन क्या है, बात क्लियर है। फिर आखिर में इसको आप
कंक्लूड कर देंगे कि हमें क्या किया जाना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज एन आइडियल सिटीजन। तो देखो, फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। पार्ट 4A को ऐड किया गया था हमारे संविधान में। सरदार स्वरण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन दिया था उन्होंने और कहा था कि इसको डालिए। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है ना, उसमें मोरल ड्यूटी लिखी गई है, उसमें सिविक ड्यूटी भी लिखी गई है। सिविक ड्यूटी क्या होता है सर? आप रोड पे चल रहे हैं, केले का छिलका पड़ा हुआ है, आप उठा करके कूड़ेदान में डाल दीजिए, इसको बोलते हैं सिविक ड्यूटी। सिविक सेंस भी कहते हैं इसको। और ये सवाल यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो सर पूछे थे ना कि आप सिविक सेंस से क्या समझते हैं, तो वहाँ पर याद नहीं आता कि सिविक सेंस क्या क्या पूछ रहे हैं वहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है एक्चुअली। एज अ सिटीजन, एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपसे क्या उम्मीदें करी जाती है। जैसे कि मान लो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप फ़ोन पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये अमानवता है, आप उसकी मदद कीजिए, आप फ़ोन कीजिए एम्बुलेंस को, ये सिविक सेंस है। एज अ सिटीजन आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप उसको कैसे फुलफिल करते हैं। चलो अब आते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी का महत्व क्या होता है। सबसे पहली बात, ये नागरिकों को बताता है कि आपका कर्तव्य क्या है। आप फंडामेंटल राइट तो एंजॉय कर रहे हैं, आपके पास अधिकार है, आप एंजॉय कर रहे हैं, मगर आपके पास कुछ ड्यूटी भी तो हैं राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, उसको पूरा कीजिए। आपको वार्निंग दी जाती है कि आप एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व न हो, जैसे कि माइनॉरिटी का, महिलाओं का डिसरिस्पेक्ट न करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि न पहुंचाएं, जा करके लाल किला पर न लिखें कि पूजा आई लव यू, ऐसा समझ गए बात, ये नहीं करना है। पार्लियामेंट इज ऑथोराइज टू मेक लॉ फॉर फुलफिलमेंट ऑफ FD, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। दूसरा, जो भारतीय ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको कंजर्व कीजिए, उसके सोल को कंजर्व कीजिए। क्लियर बात, ठीक है। दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर हमें किसी लॉ को जुडिशली रिव्यू करना रहेगा और हमने देखा कि ये पर्टिकुलर लॉ किसी फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो हम उसको अलाउ कर सकते हैं। आर्टिकल 14 या 19 को अगर वायलेट करे तो हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा उसमें लिबरल रहेंगे, उसको हम बचा लेंगे अगर कोशिश करें, मतलब उसको ज़्यादा अगर ना कर रहा हो तो। दूसरी बात, फंडामेंटल ड्यूटी हमारे नागरिकों के लिए एक एस्पिरेशन काम करता है, वो उनको इंस्पायर करता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें डिसिप्लिन डालता है, हमें कमिटमेंट डालता है कि हमें जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, मतलब कि जो दारू वगैरह है, वो सब नहीं पीनी चाहिए। दूसरी बात, सिटीजन को ये कहता है कि तुम केवल दर्शक नहीं हो, तुम एक्टिविस्ट हो, तुम एक जो राष्ट्र निर्माण होता है ना, जो नेशनल बिल्डिंग होती है, उसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, तुम एक्टिवली कंट्रीब्यूट करोगे अपना ड्यूटी फॉलो करके। तो ये हो गया महत्व। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि फंडामेंटल ड्यूटी को प्रिसाइजली डिफाइन नहीं किया गया है, ऐसी भाषा का यूज़ किया गया है कि आम नागरिक को समझ में ही नहीं आता। जैसे कि कह रहा है, अपहोल्डिंग द नोबेल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम के जो नोबेल आइडिया हैं उसको अपहोल्ड कीजिए। अब वो नोबेल आइडिया हैं कौन से बताओगे तब तो, सबके लिए अलग अलग नोबेल आइडिया हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, साइंटिफिक टेम्पर को अपहोल्ड कीजिए, ह्यूमनिज्म को अपहोल्ड कीजिए। अरे कोई आम आदमी को क्या पता चला कि साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? पढ़े लिखे को नहीं मालूम कि साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है। टेम्पर सुन के गुस्से में आ जाएगा, वो बोले कि अरे हमको गुस्से में रहना है हर टाइम, हम टेम्पर में रहेंगे हर टाइम, ठीक है ना। तो काफ़ी एम्बिगुअस है, वेग है, थोड़ा सा और क्लियर रहता, आम आदमी के समझने लायक होता कि हमें करना क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। 3 इडियट्स में थे ना प्रोफेसर साहब, कहना क्या चाहते हो, वही वाला। मेरली मोरल पोस्टुलेट, कोई इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं फॉलो करते तब भी कुछ नहीं कहा जाएगा, कुछ नहीं किया जा सकता आप पर, तब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ ना बना दे। मतलब कि पार्लियामेंट अगर उस फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बना देता है और आप उसको वायलेट करते हैं तो आप पर एक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, तिरंगे का अवमानना, तिरंगे का जो डिसरिस्पेक्ट है, कोडिफाई फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में उसको इलीगल करार दिया गया है कि आप म्यूटिलेट नहीं करेंगे हमारे तिरंगे को, उसको आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये आपकी ड्यूटी भी है और ये इन्फोर्सेबल लॉ भी है। समझ गए बात? चलो, लिमिटेशन क्या है? इसको पार्ट 3 में डालना चाहिए था जहां पर फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरी बात, जो नागरिक है ना, उन पर अप्लाई होता है, गवर्नमेंट पर अप्लाई नहीं होता।
ओवरलैपिंग है, रिपीटिशन है, इसमें ये सब कंप्लेन हमको दिया जाता है फंडामेंटल ड्यूटी के रिस्पेक्ट में। फिर आखिर में आप कंक्लूड कर देते कि ड्यूटी है मगर एज ए सिटीजन हमको इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसको हमको फुलफिल करना चाहिए अंदर से, ये नहीं कि कोई देख रहा हो तभी हम लोग फॉलो करेंगे। समझ गए बात? चलो दूसरी बात, हम लोग आपके आंसर को देखते हैं, ठीक है। चलो तो आपका एक आंसर ये था फंडामेंटल ड्यूटी वाला, ये आंसर है चंदन का, चंदन मोहंती। तुमने कहा था कल आंसर चेक करने को हमारा अपना वाला, ठीक है ना। देखते हैं तुम्हारा। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय erstwhile USSR इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। बढ़िया है। ओरिजिनली देयर वेयर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद 86 के द्वारा जो 11वां है उसको ऐड किया गया था। उसका महत्व क्या है? सर्व एज ए रिमाइंडर टू सिटीजन वाइल एंजॉइंग देयर राइट, दे शुड ऑ टू देयर कंट्री, देयर सोसाइटी, ठीक है। सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, अलाउ देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। देखो इसी तरह मैं कहता हूँ, जब तुम आंसर लिखो ना तो एकदम साफ साफ लिखो कि मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अगर एग्जामिनर तुम्हारा आंसर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तुमको मार्क्स कम मिलेगा, याद रखना हमेशा। जब भी मैं ऐसे करके देखूँ आंसर, समझ जाओगे तुम्हारा राइटिंग में गड़बड़ है, और जब मैं पढ़ते जाऊँ दनादन समझ जाओगे तुम्हारा राइटिंग ठीक है। हेल्प कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग, ठीक है, बढ़िया बात। वार्निंग अगेंस्ट, ठीक है। दे आर इंस्पॉर्फल बाय लॉ इफ दे आर इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है ना। पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द इंस्पिरेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ अप्रोप्रिएट। तो दोनों मर्ज करो, 6 और 7 दोनों मर्ज करो आपस में, दोनों एक ही पॉइंट है, अलग अलग नहीं है। ड्यूटीज आर नॉट precisely defined, do not have justiciability, it does not allow for the government for better, ठीक है। it also miss some important duties like कहाँ वोट देने का अधिकार, टैक्स देने का अधिकार, फैमिली प्लानिंग, ये सब नहीं ऐड किया गया है हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में। इसने 6 पॉइंट लिखे हैं 2-3 यहाँ पर आखिर के, जैसे कि ये पॉइंट है, इट डज नॉट अलाउ फॉर द गवर्नमेंट फॉर बेटर लाइफ एंड सोशल प्रोग्रेस, ठीक है ना। ये पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट, ये सब तुमको लिखना चाहिए, मेरे आंसर में नहीं है ये वाला, ठीक है। चलो ये बातें हो गई, और ये भी तुम्हारे ड्यूटी पर है, ये तो ठीक करने की जरूरत तुमको, ये वाला ठीक करो इसको पहले। चलो ये देख लेते हैं इसका, ये है समृद्धि का ड्यूटी, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी ये लिखा है। तुमको टाइम नहीं लगता इतना ऐसा सजाने में, टाइम देख के लिखना आप तुम ठीक है ना। तुम्हारा 10 नंबर का सवाल है, 8 मिनट खत्म करो इसको। इंपॉर्टेंट ड्यूटीज बाय स्वर्ण सिंह कमेटी वेयर नॉट इंक्लूडेड, लिमिटेशन में आएगा, बढ़िया बात है। सम ऑफ ड्यूटीज आर वेग, एम्बिगस, डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल, जैसे नोबल आइडियाज, क्रिटिसाइज फॉर बीइंग मोरल परसेप्ट, वेग, रिपीटेटिव। देयर इंक्लूजन इन पार्ट 4 आफ्टर फंडामेंटल राइट हैज रिड्यूस देयर वैल्यू इन एंड सिग्निफिकेंट, बढ़िया पॉइंट है, तीनों पॉइंट बढ़िया है तुम्हारा, ठीक है। लिखा भी तुम ठीक तरीके से है, थोड़ा सा और पॉइंट होने चाहिए थे, और भी मतलब 4-5 पॉइंट तो कम से कम लिखो। हाँ, तुमने एक काम किया है ना कि तुमने एक ही पॉइंट में तुमने 2 पॉइंट मर्ज कर दिया है, ये मैं समझ पा रहा हूँ, मगर हो सके तो उसको अलग अलग कर लो, ठीक है। पार्लियामेंट, या तो तुम और नए पॉइंट जोड़ लो, जैसे किसने लिखा है यहाँ पे, मत अलग अलग करना। अभी लिखा था ना उसने कि कई सारे जो सोशल प्रोग्रेस है उसको नहीं इंक्लूड किया जाता है, सब चीज़ें, तो थोड़ा सा और पॉइंट इसमें ऐड कर लो अपना, दूसरे से देख करके आंसर से। हाँ, कहाँ ऐड करोगे? यहीं पे जो बगल में है ना मार्जिन दिया हुआ, यहीं पर तुम नए पॉइंट लिख लो, लाल कलम से चाहे दूसरे कलम से, ठीक है। However, despite their limitation, these duties are a consistent reminder to us that of the national goal as well as basic norms, ठीक है। ये तुम्हारा कंक्लूजन थोड़ा बढ़िया है, ठीक है ना। चलो और लिखो अच्छे से, हो गया। तो बातें हो गई हमारी ये वाली आज की। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, आपको स्वयं क्वेश्चन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक, खराब लगे डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।